स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ जी, मैसेज में लिखिए स्क्रीन दिख रही है। ओके। हाँ जी, लास्ट टाइम हमने करा था 3 स्ट्रेस और 3 स्ट्रेन। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रेस होता क्या है, फटाफट एक क्विक रिवीजन दे रही हूँ। क्या होता था? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको कि हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे क्या लिखते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फिर हमने 3 तरह के जो है स्ट्रेस पढ़े थे। पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? वही सेम, फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन आपके पास फोर्स कौन सा था? फोर्स था जो नॉर्मल फोर्स था, नॉर्मल फोर्स टू दी एरिया। ठीक है, जो ऐसे लग रहा था आपके पास, या फिर आपके पास जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नीचे था और आप उसको परपेंडिकुलरली वेट लगा रहे थे। ठीक है, सेकंड हमने कौन सा पढ़ा था? शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस दूसरा नाम क्या था? टेंजेंशियल। इसका भी सेम ही फॉर्मूला था, लेकिन अब इस केस में फोर्स क्या था? पैरेलल टू एरिया, राइट। और थर्ड केस क्या था? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या बल्क जिसको आप बोलते हो, जिसमें हमने एक बॉडी को फ्लूइड में लिया था, तो फ्लूइड की वजह से उस पर प्रेशर लग रहा था। तो ये स्ट्रेस क्या था? अगेन फोर्स पर नेट एरिया, बट यहाँ पर ये चेंज इन प्रेशर के इक्वल था। ठीक है, और सेकंड हमने पढ़ा था स्ट्रेन, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ये हमने कितने पढ़े थे? पहला अगेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से क्या आता था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या फॉर्मूला था? डेल्टा एल बाय एल। सेकंड शियर स्ट्रेन, इसका क्या था? डेल एक्स बाय एल, यानी कि डेल एक्स क्या था? जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट था बिटवीन जो आपके नीचे, जो सबसे नीचे लेयर और जो टॉप लेयर थी, जब आपने एक पैरेलल फोर्स लगाया था एरिया के पैरेलल। थर्ड आपका था कौन सा? स्ट्रेन। तीसरा कौन सा था? डेल वी बाय वी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट इज इक्वल टू डेल वी बाय वी। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ। कुछ भी समझ में नहीं आया हो, 3 स्ट्रेस और 3 स्ट्रेन हमने किए थे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले आता है हुक्स लॉ। अभी आपने देखा कि स्ट्रेस जब लग रहा है तो बॉडी में स्ट्रेन आ रहा था। ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, एंड फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एकदम से फोर्स लगा दिया तब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं रहेगा, धीरे 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 आप फोर्स इंक्रीज करेंगे फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन। ठीक है, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। क्या होता है वो? मान लीजिए मैंने एक कांस्टेंट ई ले लिया, ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, तो मैं ई को क्या लिख सकती हूँ? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। आगे पढ़ेंगे अभी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, नेक्स्ट जो आगे आपके पास टॉपिक्स आ रहे हैं। इसकी यूनिट बताओ क्या होगी? स्ट्रेस की क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन की नो यूनिट। तो आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की क्या यूनिट होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक हुक्स लॉ? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब है? इलास्टिक लिमिट वो मैक्सिमम
फोर्स था, जहां तक आपके पास बॉडी जो है वो इलास्टिक होती है, मतलब अपनी ओरिजिनल फॉर्म को गेन कर लेती है, तो वहीं तक ये लॉ आपके पास है वैलिड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम एक स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे? एक आप वायर ले सकते हो, ठीक है, वायर को जब हम नीचे से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हम फोर्स धीरे 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 अप्लाई कर रहे हैं, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन उस वायर में कैसे कैसे आएंगे वो हम चेक करेंगे। तो देखो आपको दो कलर्स दिख रहे हैं इसके अंदर, राइट? पहला कलर है ब्लू कलर, दूसरा येलो। ब्लू है आपके पास इलास्टिक रीजन और येलो कलर है आपके पास प्लास्टिक रीजन। तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाते हैं, तो ओ से ए तक जब हम जा रहे हैं, तो आपके पास जो ये बॉडी है, यानी जो हमने वायर ली है, वो आपके पास हुक्स लॉ फॉलो करती है, यानी हुक्स लॉ वैलिड है। और हुक्स लॉ वैलिड है, वहां इलास्टिक तो होता ही है। तो ओ से पहला कंडीशन जो है ओ ए, यहाँ पे हुक्स लॉ इज वैलिड। हुक्स लॉ क्या है? यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू दिस पॉइंट, ए पॉइंट तक। ठीक है, और बॉडी अगर ये जो आप फोर्स लगा रहे हो ए पॉइंट तक अगर रिमूव करते हो, तो जो बॉडी अपना ओरिजिनल फॉर्म गेन कर लेगी। अब आपने फिर से बढ़ाया फोर्स, तो जो स्ट्रेस है देखिए, यहां तक जब आप जा रहे हो बी पॉइंट तक या ए से बी तक, हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता, यानी हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, लेकिन बॉडी इलास्टिक जरूर है। ठीक है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है स्ट्रेन के, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आ रहा है लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे, बॉडी वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म गेन कर लेगी, यानी ए से बी भी इलास्टिक है, यानी पूरा ओ से बी जो ब्लू रीजन है वो सारा इलास्टिक है। फर्क क्या है? ओ से ए हुक्स लॉ वैलिड है और ए से बी हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। क्लियर है यहां तक? ए टू बी हुक्स लॉ नॉट वैलिड। ठीक है, बट बॉडी इज स्टिल इलास्टिक। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब ये जो पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट, जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, और इसका दूसरा नाम होता है यील्ड पॉइंट। इलास्टिक लिमिट क्या होता है? वो मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच इफ इट इज रिमूव। ठीक है, यानी मान लो 10 न्यूटन है, ठीक है, 10 न्यूटन तक, ठीक है, आपकी बॉडी इलास्टिक बिहेव करेगी। और 11 न्यूटन कर दिया तो उसमें आपके पास परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा। तो ये मैक्सिमम फोर्स है अप टू विच बॉडी इज बिहेविंग लाइक एन इलास्टिक बॉडी। ठीक है, तो आपके पास इसको क्या नाम जरूर याद रखिएगा, इलास्टिक लिमिट का ही दूसरा नाम होता है यील्ड पॉइंट। ठीक है, तो आपके पास ब्लू रीजन सारा समझ में आ गया सबको? ये आपके पास इलास्टिक रीजन है और ए तक हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। अब उसके आगे हम चलते हैं, क्या होगा अगर यहाँ आपके पास दोबारा से आप फोर्सेस को अगर हटा, देखो बी से सी थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो रहा है, मैं इसको बता देती हूँ, आपकी बुक्स में नहीं मिलेगा ये चीज। बी से सी क्यों कम हो रहा है? देखो कोई भी चीज को जब आप स्टार्टिंग में जो खींच रहे हो, मान लो एक रबड़ ही अगर आप उसको खींच रहे हो, शुरू में आपको बहुत जोर लगेगा। ठीक है, उसके जो एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं बहुत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से बंधे हुए हैं, शुरू में बहुत जोर लगेगा। जैसे ही वो चीज थोड़ा ब्रेक होगी, तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेस कम देना पड़ेगा खींचने के लिए, इसलिए बी से सी आपके पास थोड़ा सा कम हो जाता है। इसका एक और एग्जांपल मैं दूं, जैसे शुरू में आप कोई एक रेस्ट पे बॉडी है उसको धक्का दे रहे हो मोशन में लाने के लिए, तो शुरू में फोर्स आपको ज्यादा देना पड़ेगा, जैसे ही वो आपके पास मोशन में आता है तो थोड़ा सा फोर्स कम देना पड़ता है। इट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, आपके पास जैसे बॉडी होती है, शुरू में आप मान लो रबड़ है या स्टील वायर है, शुरू में खींचोगे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, एक पॉइंट आएगा इलास्टिक लिमिट, उसके बाद थोड़ा सा कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद अगेन आप फोर्सेस को बढ़ाओगे और आपके पास डी तक जो है, बी से डी तक का अब हम चेक करेंगे। मान लीजिए बी से डी के बीच में कोई भी एक सर्टेन पॉइंट हमने सी लगा लिया, सी पे अगर हम स्ट्रेस को जीरो कर रहे हैं ना, तो स्ट्रेन जीरो नहीं हो रहा। ठीक है, स्ट्रेस को जीरो करने पे स्ट्रेन जीरो यहाँ आना चाहिए था, लेकिन एक बॉडी परमानेंटली डीफॉर्म हो जाती है इलास्टिक लिमिट के बाद, आपने पढ़ा भी था, यानी कि उसमें स्ट्रेस जीरो कर दिया लेकिन उसमें कुछ ना कुछ पार्ट खिंचा रह गया, उसने अपना ओरिजिनल फॉर्म गेन नहीं करा। ठीक है, यानी कि अब आगे चलते हैं, डी पॉइंट पे क्या होगा? डी वो मैक्सिमम फोर्स है जो एक बॉडी बियर कर सकती है, जो एक बॉडी बर्दाश्त कर सकती है, इसके बाद जो है वो ब्रेक हो जाएगी। जो वायर है वो एक मैक्सिमम फोर्स जो सहन कर सकती है, वो डी पॉइंट है। ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, इसके बाद अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज्यादा अगर जाता है, तो क्या होगा कि उसके जो एटम्स मॉलिक्यूल्स इतने दूर हो जाएंगे कि आपके पास अब आप स्ट्रेस अगर कम भी लग रहा है ना, तो भी आपके पास जो बॉडी है वो अपने आप खींचे जा रही है, खींचे जा रही है, और एकदम से बिल्कुल लिक्विड जैसे होकर टूट जाएगी।
जैसे कोई आप कोई भी आपने कभी चीज कोई तोड़ी हो तो वैसे थ्रेड लाइक हो जाती है ना, बिल्कुल थ्रेड, ऐसे बिल्कुल पतली सी थ्रेड थ्रेड थ्रेड, और फिर ब्रेक हो जाती है। तो ई आपके पास है फ्रैक्चर पॉइंट, जहां पर आपके पास वायर जो है ब्रेक हो गई। ठीक है, आया समझ में? तो बी से ई ये सारा आपके पास प्लास्टिक रीजन है, यानी यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन है। और ओ से ए आपके पास सारा इलास्टिक रीजन है। अब देखिए एक टर्म और लिखिए, परमानेंट सेट। मान लीजिए बी से डी के बीच में कोई भी पॉइंट है, अगर आप वहां स्ट्रेस जीरो करते हो तो स्ट्रेन जीरो नहीं रह रहा, यानी कि एक परमानेंट डिफॉर्मेशन है। एक परमानेंट डिफॉर्मेशन सेट हो गया, उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन परमानेंट हो गया, उसको परमानेंट सेट कह रहे हैं। तो आपको दो तीन चीजें आपको इस कर्व में जब भी कभी आपको लिखना भी पड़े इसके बारे में, तो सबसे पहले ओ से ए के बारे में लिखेंगे, हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। ए से बी बॉडी इलास्टिक है, लेकिन सॉरी, ओ से ए हुक्स लॉ वैलिड है, ए से बी हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, बट बॉडी स्टिल इलास्टिक है। बी को आप यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, जिसकी डेफिनेशन मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। बी के बाद जो है आपके पास एक प्लास्टिक रीजन है, बॉडी प्लास्टिक बिहेवियर शो करती है, यानी कि यहाँ पर इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन रहने लग जाता है। तो थर्ड पॉइंट क्या पता होना चाहिए? एक तो ईल पॉइंट पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, फिर फोर्थ आपके पास ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, वो मैक्सिमम फोर्स जो एक बॉडी या एक वायर जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो बियर कर सकती है, उसके बाद उससे ज्यादा लगाए तो टूट ही जाएगा। और ई पॉइंट जहां आपके पास वायर ब्रेक हो रही है, फ्रैक्चर पॉइंट। ये चीजें आप जब भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक सबको? हाँ जी, प्लास्टिसिटी गुड़िया स्टार्ट हो जाएगी बी पॉइंट के बाद। यहाँ पर जहां परमानेंट डिफॉर्मेशन रहने लग जाता है वहां प्लास्टिसिटी शुरू हो जाती है। समझ गए? बी तक जो है बॉडी इलास्टिक बिहेवियर शो करेगी। क्लियर है सबको? एवरीबॉडी आगे चलो, बोलिए। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व समझ में आ गया? अब हम तीन मटेरियल डिस्कस करेंगे। पहला हम मटेरियल जो डिस्कस करेंगे वो होता है ब्रिटल। फर्स्ट मटेरियल जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा ब्रिटल। सेकंड जो हम करेंगे डक्टाइल। और थर्ड हम करेंगे एलास्टोमर्स। इस स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व पे डिस्कस करूंगी मैं। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल आप जानते भी होंगे, ब्रिटल वो है जो चीजें जल्दी टूट जाती है। ठीक है, बहुत उस पर फोर्स लगा वो टूट गई, मतलब वो ऐसे खिंचेगी नहीं बहुत लंबा। ठीक है, डक्टाइल वो जिनसे वायर्स वगैरह बनती है, यानी कि वो मटेरियल आपके पास काफी लंबा खिंच सकता है, उससे हम वायर्स बना सकते हैं लंबी लंबी। और इलास्टोमर्स का एग्जाम्पल है जैसे रबर, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ब्रिटल का हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व बनाते हैं। क्या होता है, देखिए ये स्ट्रेस है और इधर स्ट्रेन है। तो बताओ ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या चीज चाहिए हमको, कि वो ज्यादा डिफॉर्मेशन नहीं हो उसमें, इलास्टिक लिमिट के बाद वो जल्दी टूट जाए। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये आपके पास जो है इलास्टिक लिमिट है। ठीक है, और ये आपके पास जो है फ्रैक्चर पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट, जहां वायर ब्रेक हो जाती है। ठीक है, इसको बोल दो फ्रैक्चर पॉइंट। तो ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है कि इलास्टिक लिमिट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कम होता है। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होएगा इसका मतलब वो ज्यादा लंबा खींचेगा। प्लास्टिक रीजन का मतलब क्या है कि उसमें आप ज्यादा फोर्सेस लगा के उसको और लंबा लंबा जो है खींच सकते हो। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कम होता है ब्रिटल में, तभी तो वो जल्दी टूटेगा ना। ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक तो वो इलास्टिक है, ठीक है, उसके बाद वो ज्यादा लंबा आपके पास जो है उसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो, वो जल्दी टूट जाए। तो इसका प्लास्टिक रीजन जो होता है वो लेस होता है। समझ आई बात? ठीक है, सेकंड हम करेंगे डक्टाइल। डक्टाइल का स्ट्रेस और स्ट्रेन बताओ। डक्टाइल वो जिसमें लंबी लंबी वायर्स हो, यानी कि उसमें एक लंबे डिस्टेंस तक डिफॉर्मेशन वो दिखाता हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्लास्टिक रीजन ज्यादा होता है। आपके पास इस तरीके से कुछ बनेगा। दूसरा कलर यूज करते हैं, जैसे कि ये ऐसे करके और ऐसे, जैसे अभी पीछे वाला डिस्कस ही किया मैंने। ये आपके पास क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट, और ये हो गया इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इसका मतलब आप उस मटेरियल को बहुत ज्यादा लंबा बहुत पतला तक कर सकते हो।
ठीक है, उसको और फोर्स दिया वो और लंबा खिंच जाएगा, ठीक है, और फोर्स दिया और लंबा खिंच जाएगा, तभी तो वायर बनेगा ना। अगर वो जल्दी टूट गया तो वायर कैसे बनेगा? ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, प्लास्टिक रीजन आपके पास ज्यादा होता है। ठीक है, ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है। क्लियर है सबको? डक्टाइल और ब्रिटल में। अब इलास्टोमर्स पढ़ते हैं। इलास्टोमर्स क्या होता है, जैसे आपने रबड़ देखा है, इसका कर्व बनाती हूँ पहले फिर आपको समझाती हूँ। इलास्टोमर्स का कर्व कुछ इस तरीके से होता है। अच्छा बताओ, आपको लग रहा है कि यहाँ स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है प्रोपोर्शनल है? लग रहा है क्या? अगर कोई चीज प्रोपोर्शनल है तो आपके पास इस तरीके से ग्राफ आता है ना, स्ट्रेट लाइन से आता है, अगर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो फर्स्ट, इसमें स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि हुक्स लॉ नॉट वैलिड, राइट। सेकेंड पॉइंट, इसके अंदर प्लास्टिक रीजन नहीं होता, प्लास्टिक रीजन नहीं है। थर्ड पॉइंट, इलास्टिक रीजन काफी दूर तक है, इलास्टिक रीजन लार्ज है। और लास्ट पॉइंट जो इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इसका जो इलास्टिक लिमिट पॉइंट है वो फ्रैक्चर पॉइंट के पास होता है, यानी कि इलास्टिक लिमिट पॉइंट यानी यील्ड पॉइंट जिसको बोलते हैं, क्लोज टू फ्रैक्चर पॉइंट। अब देखो इसको समझो कैसे। आपने सबने रबड़ तो देखा ही होगा, तो जैसे क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस देने पे रबड़ बहुत जल्दी खिंच जाता है, राइट। तो आप इस कर्व में देख सकते हो कि थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ रहा है तो स्ट्रेन ज्यादा आ रहा है, फर्स्ट थिंग। तो आपके पास अब जब रबड़ को आप पूरा खींच लोगे, जब तक वो मैक्सिमम खिंच सकता है, वहां से भी अगर आप छोड़ोगे तो रबड़ अपनी ओरिजिनल फॉर्म जो है गेन कर लेता है, राइट। तो मैक्सिमम जहां तक वो खिंचा, अगर उससे ज्यादा आप खींचते हो, थोड़ा सा ही ज्यादा बढ़ाने पे वो टूट जाएगा, इसलिए इसका प्लास्टिक रीजन नहीं है। समझ में आई ये बात कि इलास्टिक पॉइंट क्लोज टू फ्रैक्चर पॉइंट रबड़ में कैसे, कि आपने बिल्कुल मैक्सिमम खींच लिया, उससे थोड़ा भी बढ़ाया तो आपने देखा होगा रबड़ एकदम से ब्रेक हो जाता है, ठीक है, यानी कि उसका इलास्टिक पॉइंट और उसका फ्रैक्चर पॉइंट बिल्कुल क्लोज है। समझ में आ गया इलास्टोमर क्या होता है? तीन तरह के मटेरियल पे क्वेश्चन आ जाता है, कर्व आपको दे देंगे, पूछेंगे आपसे बताओ ये ब्रिटल है या आपके पास डक्टाइल है, ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला, ट्राई करो सभी। The stress strain graph for two material is shown in figure. Assume scale is same for both graphs. Choose the correct option. ठीक है, दो आपके पास मटेरियल दे रखे हैं, दोनों का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ किया हुआ है, बताओ क्या आंसर होगा। देखो पहली बात, ये मान लीजिए आपके पास जो है इलास्टिक लिमिट पॉइंट है, ठीक है, ये फ्रैक्चर पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस देखो कितना है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ आपके पास ये इलास्टिक लिमिट है और ये फ्रैक्चर पॉइंट है, तो बताओ ब्रिटल कौन सा, डक्टाइल कौन सा है? ब्रिटल कौन सा, सेकंड वाला है या फर्स्ट वाला होगा? ब्रिटल वो होता है जिसका ये डिस्टेंस जो है कम होता है, यस, ये ब्रिटल होगा, और ये आपके पास डक्टाइल होगा। बाकी ऑप्शंस चेक करो, फोर्थ तो आपके पास ठीक हो गया, मटेरियल सेकंड इज मोर ब्रिटल, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शंस चेक करो कौन सा ठीक है, एक एक आंसर और ठीक है इसमें। अच्छा चलो बी चेक करते हैं, मटेरियल फर्स्ट एंड सेकंड हैव द सेम इलास्टिसिटी एंड सेम ब्रिटलनेस, बिल्कुल नहीं, एक का ब्रिटलनेस ज्यादा है, ठीक है, ये ज्यादा ब्रिटल है सेकंड वाला, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। फर्स्ट चेक कर लेते हैं, मटेरियल सेकंड इज मोर इलास्टिक देन मटेरियल फर्स्ट एंड हेंस मटेरियल सेकंड इज मोर ब्रिटल। देखो ब्रिटलनेस जो हम चेक कर रहे हैं वो इलास्टिक लिमिट के बाद चेक कर रहे हैं, उससे पहले बॉडी कितनी इलास्टिक है वो अलग बात है, और ब्रिटल का हम चेक करते हैं प्लास्टिक रीजन से, कि प्लास्टिक रीजन किसमें आपके पास कम है, ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। अब लास्ट और एक चेक कर लेते हैं, मटेरियल सेकंड इज इलास्टिक ओवर लार्जर रीजन ऑफ स्ट्रेन एज कंपेयर टू फर्स्ट। देखिए इलास्टिक लिमिट से एक प्रोपोर्शनल, एक और पहले लिमिट आती थी प्रोपोर्शनल लिमिट, जहां तक आपके पास हुक्स लॉ फॉलो करता था, ठीक है। और इन्होंने पूछा है मटेरियल इज इलास्टिक ओवर लार्जर रीजन ऑफ, देखो इलास्टिक लिमिट तक जो है मटेरियल इलास्टिक होता है, राइट,
और इसका यहां तक है। तो सेकंड ज्यादा इलास्टिक हुआ ओवर लार्जर रीजन ऑफ स्ट्रेन, यानी कि सी ऑप्शन भी आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक। आई बात समझ में? इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछो। पता होना चाहिए प्लास्टिक रीजन ब्रिटल में कम होता है, डक्टाइल में ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरा आपको ये पूछ रखा है कि कहाँ तक, मतलब किस किस स्ट्रेन तक आपके पास इलास्टिक है। जैसे सेकंड मटेरियल में जो स्ट्रेन की वैल्यू इलास्टिक लिमिट के कंपैरिजन में ज्यादा है और उसमें कम है फर्स्ट मटेरियल में। आगे बात समझ में? आगे चलूं? बोल के बता सकते हो बेटा, आगे चलूं? नुसरत आपको क्या प्रॉब्लम है? आप माइक ऑन है बेटा, पूछो। हाँ जी, प्लास्टिक रीजन आपके पास यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से। ये वाला सारा प्लास्टिक रीजन है और यहाँ पे ये वाला प्लास्टिक रीजन है। क्लियर हुआ? आप जो फर्स्ट हमने कर्व किया है ना, देखो ये वाला दिमाग में रखो। ठीक है, तो जिसमें आपके पास ये येलो वाला पार्ट ज्यादा रहेगा वो आपके पास डक्टाइल ज्यादा होगा। ठीक है, ये येलो वाला पार्ट जिसमें कम रहेगा वो आपके पास ब्रिटल होगा। ठीक है, और यहाँ बी पॉइंट तक जो है, जैसे ये चीज जो है, जहां तक ये हुक्स, यहाँ तक हुक्स लॉ वैलिड होता है और इसके आगे बी पॉइंट तक जो यील्ड पॉइंट यानी इलास्टिक लिमिट पॉइंट है, वहां तक बॉडी आपके पास इलास्टिक होती है। क्लियर है? तो इसको याद कर लिया करो दिमाग में, आपको क्लियर हो जाएगा। और इलास्टोमर तो एक अलग ही केस है, उसका कर्व थोड़ा डिफरेंट बनता है। प्लास्टिक रीजन होता नहीं, इलास्टिक रीजन ज्यादा होता है। और हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता, थोड़ा सा स्ट्रेस पे स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब मैंने आपको हुक्स लॉ पढ़ाया था, उसमें ई निकाला था, राइट? जिसको मैंने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला था। कैसे निकाला था? ई इज इक्वल टू, ये निकाला था ना हुक्स लॉ से, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, तो ये जो होता है ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। अब हम कौन से स्ट्रेस और स्ट्रेन रख रहे हैं उस पे इसके तीन टाइप होते हैं। ठीक है, तो जैसे जो फर्स्ट टाइप हम करेंगे, इसका आप यूनिट आप दोबारा लिख लीजिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और ये निकला आपके पास किससे है? हुक्स लॉ से। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जो प्रोपोर्शनलिटी साइन मैंने हटाया, ठीक है, तो एक कांस्टेंट लिखा ई, तो ये हो जाएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? वाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये रेशियो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब ये कब आया भाई पिक्चर में? मान लीजिए आपके पास कोई भी एक, हमने वायर ले ली, ठीक है, और जब हमने उस पर एक फोर्स लगाया, मान लीजिए ये मैंने यहाँ फिक्स कर दी, तो जब मैंने इस पे एक फोर्स एफ लगाया, ठीक है, तो क्या आएगा? इसमें स्ट्रेस आएगा। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, पहली चीज। तो जब ये फोर्स आप लगाते हो, थोड़ा इंक्रीज करते हो थोड़ा सा और आगे, तो आपके पास इसमें क्या होता है? लेंथ का एक्सटेंशन होता है। मान लीजिए आपके पास जो खिंच के है ये यहाँ आ गई, तो ये चेंज इन लेंथ हो गया, ये इसका ओरिजिनल लेंथ था जब आपने ये पर्टिकुलर फोर्स लगाया। तो इसमें स्ट्रेन कितना आ गया था? डेल एल बाई एल। तो ये आपका जो रेशियो आप लोगे इन दोनों टर्म्स का, वो आपके पास यंग्स मॉडुलस होता है। क्या लिख सकते हो आप इसको? एफ ए डेल एल बाय एल। ठीक है, अगर आपको एफ की वैल्यू सीधा दे रखा हो, इतना न्यूटन है, ठीक है, तो आप वो पुट कर सकते हो। अगर मास आपको दे रखा है तो जी से मल्टीप्लाई पुट करके आप एफ की वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर है सबको? यूनिट वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। दूसरी बात, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है, ये से यंग्स मॉडुलस जितना ज्यादा होगा बॉडी आपकी उतनी ज्यादा इलास्टिक होती है। ठीक है, दूसरी चीज एक बात याद रखिए, आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन कि आपने स्टील लिया है या कॉपर लिया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये कांस्टेंट है आपके पास। ठीक है, अब देखते हैं आगे।
Why do we prefer steel to copper in manufacturing of spring? आपने एक स्प्रिंग बनाना है, तो स्प्रिंग बनाने के लिए क्या होना चाहिए? इलास्टिक जो मटेरियल ज्यादा है, मटेरियल विच इज मोर इलास्टिक, मटेरियल विच इज मोर इलास्टिक, वो आपको लेना है स्प्रिंग बनाने के लिए। ऑब्वियसली स्प्रिंग अपना ओरिजिनल फॉर्म गेन कर ले, वो जो मटेरियल जितना ज्यादा इलास्टिक होएगा वो अपना ओरिजिनल फॉर्म गेन कर लेता है। तो यंग्स मॉडुलस जो स्टील का है वो ग्रेटर देन होता है कॉपर से, यानी कि स्टील आपके पास ज्यादा इलास्टिक होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसका मतलब क्या है? जैसे आपके पास मान लो दो मैंने एक वायर ले ली, एक स्टील की ले ली और एक मैंने ले ली कॉपर की, ठीक है, और दोनों पे मैंने सेम स्ट्रेस लगाया है, दोनों पे सेम स्ट्रेस लगाया, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया दोनों पे सेम लग रहा है। तो स्टील का जो केस है, ये स्टील है, ये कॉपर है, इसमें यंग्स मॉडुलस क्या था देखो, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब हम बोल रहे हैं कि स्टील का यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है, यानी सेम स्ट्रेस पे आपके पास स्टील का स्ट्रेन कम होगा, तभी तो उसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा ना, जब डिनोमिनेटर कम है, यानी कि उसमें स्ट्रेन कम प्रोड्यूस होता है स्टील में कॉपर के कंपैरिजन में। ठीक है, आई बात समझ में? यानी कि वो अपना ओरिजिनल फॉर्म, यानी उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कॉपर। तो स्टील आपके पास ज्यादा इलास्टिक है, दैट्स व्हाई स्टील इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर स्प्रिंग। ठीक है, आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन ही समझ लो, क्वेश्चन में ही आंसर है। देखो, कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर एंड स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर, दो मटेरियल लिए हैं, एक कॉपर एक स्टील, ठीक है, दोनों की लेंथ दे रखी है, बोथ डायमीटर 3.0 mm, यानी दोनों का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी डायमीटर जो है वो सेम है, आर कनेक्टेड एंड टू एंड। चलो पहले तो यही कर लेते हैं, दो इन्होंने वायर ली है, ठीक है, और एक ऐसे लिए इसके नीचे सेम, एक ली है स्टील की, पहले वाली कॉपर की ले लेते हैं, पहले कॉपर लिखा हुआ है, कॉपर जो आपके पास फर्स्ट है, दूसरी आपके पास स्टील की है, दोनों की लेंथ दे रखी है, कितनी है 2.2 मीटर ऑफ कॉपर एंड स्टील की कितनी है 1.6 मीटर। ठीक है, तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है क्योंकि डायमीटर सेम है, डायमीटर कितना है 3 mm, ठीक है, रेडियस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2, कितना हो गया 1.5 mm। ठीक है, आप इसको सीधा भी लिख सकते हो 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद इन्होंने क्या दे रखा है, व्हेन स्ट्रेस्ड बाय लोड, यहाँ कोई लोड लगाया इन्होंने, मान लीजिए इसको मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, अब यहाँ इस पे लोड लगा दिया, नेट एलोंगेशन इज फाउंड टू बी 0.70, क्योंकि दोनों मटेरियल अलग अलग हैं तो दोनों एक एक लोड से दोनों अलग अलग जो है खींचेंगे। मान लीजिए मेरा कॉपर वाला जो है वो डेल्टा एल सी यू जो एक्सटेंशन हुआ है इसमें, और इसमें डेल्टा एल स्टील वाले में, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, डेल्टा एल जो टोटल है आपके पास वो किसके इक्वल होएगा, डेल्टा एल ऑफ सी यू प्लस डेल्टा एल ऑफ स्टील, राइट। और ये आपको दे रखा है कि दिस इज 0.70 mm, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 0.7 इंटू 10⁻³ मीटर्स। ठीक है, और अब इसके बाद क्या है, यंग्स मॉडुलस पे भी आते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए अब एक वायर है, वायर को हम किसी फोर्स से खींच रहे हैं, उसमें इलॉन्गेशन हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे क्या होगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, खोल लीजिए इसको, F/A डेल्टा एल एल, यहाँ से डेल्टा एल क्या होता है F/L/A। ठीक है, अब हम सारा ये चीज जो है यहाँ लिखेंगे, जैसे कॉपर के लिए लिखते हैं, फोर्स तो वही सेम, दोनों वायर पे सेम लग रहा है तो एफ ले लिया, यंग्स मॉडुलस कॉपर का ले लिया, एरिया दोनों का सेम है क्योंकि रेडियस यानी डायमीटर जो दे रखा है दोनों का सेम है तो ए ही पुट कर लेते हैं एक बार के लिए,
और ऊपर क्या आएगा, लेंथ ऑफ कॉपर कितना दे रखा है 2.2, प्लस में फोर्स सेकेंड वाली पे भी जो है आपके पास एक ही लोड है नीचे की तरफ, इसका स्टील का आ जाएगा, एरिया आपके पास सेम है दोनों का, और इसका इलॉन्गेशन कितना है लेंथ कितना है 1.6, दिस इज इक्वल टू 0.7 इंटू 10⁻³ अब क्वेश्चन देखो कि लोड निकालिए, यानी कि ये एफ निकालना है। जो कॉमन चीज है वो कॉमन ले लीजिए, एफ बाई ए 2.2, नोट डाउन कर लीजिए सभी बच्चे। जो यंग्स मॉडुलस कॉपर का है वो 1.1 इंटू 10⁻11 होता है, ठीक है, और ये 1.6 स्टील का होता है 2 इंटू 10⁻11, क्लियर है, और ये हो जाएगा 0.7 इंटू 10⁻³ के, ठीक है। एरिया को क्या लिखूं, एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ एरिया देखो पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू दिस आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 3.14 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। जब आप यहाँ एरिया भी पुट कर दोगे तो आपके पास सिर्फ एक चीज बच गई जो आपने निकालनी है, इसका आंसर आएगा आपके पास लगभग 176.62 आई थिंक 62 न्यूटन, ठीक है। आ गया समझ में, यहाँ तक क्या करना है, सिर्फ आपको मैंने कैलकुलेशन पार्ट छोड़ा है आपके लिए। माइक ऑन है, किसी को दिक्कत है तो पूछो बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को, और नहीं है तो बताओ कि क्लियर है। क्लियर मैम। हाँ जी, किसी और को कोई दिक्कत हो, मैम ठीक है। लास्ट टाइम एक रिपीट कर देती हूँ, इन्होंने क्या बोला, नेट इलोंगेशन दे रखा है क्वेश्चन में, दो वायर ली है, दोनों को एंड टू एंड जोड़ा है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, ठीक है, लेंथ दे रखी है, नेट इलोंगेशन दे रखा है 0.70, वो उठाया हमने, नेट इलोंगेशन क्या होएगा कॉपर का प्लस स्टील का, ठीक है। फिर यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले से डेल्टा एन फॉर कॉपर निकाल के पुट कर दिया, डेल्टा एन फॉर स्टील निकाल के पुट कर दिया, जो जो चीजें गिवन थी सारी पुट करी, बचा एफ, वो निकल जाएगा। हो गया क्लियर, चलूं आगे, देखिए क्वेश्चन और करते हैं फिर। बताओ सभी ऑप्शन ए बी सी डी फटाफट चैट बॉक्स में डालो, क्या लगता है आपको। द मैक्सिमम लोड अ वायर कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग, एफ मैक्सिमम निकालना है। अ वायर कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड टू हाफ, मतलब एक वायर आपको दे रखी है जिसका मान लीजिए एल लेंथ है, और उस लेंथ का आपने हाफ कर दिया, यानी L/2 कर दिया, तो अब बताइए उसमें मैक्सिमम लोड जो है उस पर क्या असर पड़ेगा, क्या वो डबल हो जाएगा, क्या वो हाफ हो जाएगा, या B4 टाइम्स, ये ऐसे ही कुछ ऑप्शन में गलती है, लास्ट है आपके पास रिमेन सेम, कुछ भी बताओ जो आपको लगता है। देखो मैक्सिमम लोड जहां पर है वहां पर ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है, जैसे कि एक वायर मैंने ले ली, ठीक है, और मैंने इसके ऊपर एक वायर ले ली और इस पे मैंने एक फोर्स एफ लगा दिया, ठीक है, तो क्या होगा इसमें स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस क्या होगा फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मैक्सिमम फोर्स मतलब क्या है, मतलब मैक्सिमम फोर्स जहां है वहां पे ब्रेकिंग स्ट्रेस है, मतलब उस फोर्स से ज्यादा अगर आपने लगाया तो वायर जो है वो ब्रेक कर जाएगी, राइट। तो ये मैक्सिमम फोर्स पे क्या हो जाएगा, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस हो जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस, दिस इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम जहां पर है डिवाइड बाय में एरिया। अब आप ये देख सकते हो एफ मैक्सिमम किस पे डिपेंड कर रहा है, जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है इनटू में एरिया, यानी एरिया पे डिपेंड कर रहा है। और इन्होंने क्वेश्चन में पूछा कि इस वायर को अगर हमने आधा कर दिया तो इस मैक्सिमम फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। अब मुझे बता दो जरा, हमने आधा किया तो क्या ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलेगा, सिर्फ लेंथ ही तो बदलेगा ना L/2, जिसपे ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो इट विल रिमेन सेम। और ब्रेकिंग स्ट्रेस याद रखिए, ब्रेकिंग स्ट्रेस आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मटेरियल आपने इतना लिया है, थिक लिया है, लंबा लिया है, उस पर बात नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन फोर्स मैक्सिमम एरिया पे डिपेंड करता है। अगर आपने मोटी वायर ले ली तो उस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तोड़ने के लिए, पतली वायर ली तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। क्लियर है, तो जिसने भी सही आंसर दिया अर्शिल वेरी गुड,
एंड फकीहा, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड। अब एक क्वेश्चन है जेईई 2021 का, देखते हैं इसको हम थोड़ा बहुत भी कर पाते हैं या नहीं। टू सेपरेट वायर्स ए एंड बी आर स्ट्रेच्ड बाय 2 mm एंड 4 mm रिस्पेक्टिवली। दो वायर हैं, दोनों, एक 2 mm खींची है, एक 4 mm खींची है। जब हमने उसको फोर्स लगाया 2 N का, अज्यूम कीजिए कि बोथ द वायर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, दोनों ही सेम मटेरियल की बनी है, यानी उनका यंग्स मॉडुलस सेम है मान लो। एंड द रेडियस ऑफ वायर बी इज 4 times दैट ऑफ रेडियस ऑफ वायर ए, यानी कि एक थोड़ी थिक है एक पतली है। आर बी इक्वल्स टू 4 times ऑफ आर ए हो गया। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ ए इज टू बी। जो उनकी लेंथ है वो ए इज टू बी है, यानी हमको निकालना तो ए इज टू बी है, और जिसको हम कोई 1/x फॉर्म है उससे कंपेयर करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो दे रखा है वो फटाफट लिखते हैं ताकि अपना प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो। अरे भाई देखो, इन्होंने क्या बोला, एक वायर है ए, ये मैंने कोई भी एक वायर ले ली ए और एक वायर ले ली बी। ठीक है, ये इसमें क्या है कि एक्सटेंशन जो हुआ है डेल्टा एल ए, ये दे रखा है 2 mm, इसमें डेल्टा एल बी 4 mm। कब हुआ ये, जब इस पे हमने 2 N का फोर्स लगाया, दोनों पे सेम फोर्स लगाया है। दूसरा, इन दोनों का यंग्स मॉडुलस यानी मटेरियल दोनों का सेम है। ठीक है, वाई इक्वल्स टू वाई बी है, वाई मान लो। ठीक है, उसके बाद एक वायर का जो रेडियस मान लो आर ए है, आर बी क्या लिखा है, रेडियस ऑफ वायर बी इज 4 times ऑफ रेडियस ऑफ ए, यानी आर बी 4 times ऑफ रेडियस ऑफ ए है। क्लियर है सबको यहाँ तक जो गिवन कंडीशंस है? निकालना क्या है, द लेंथ ऑफ वायर्स ए एंड बी। मान लीजिए इसकी लेंथ एल ए है और इसकी लेंथ एल बी है, ये रेशियो आपको निकालना है, एल ए बाय एल बी। अब जरा यंग्स मॉडुलस फॉर्मूला लिखो जरा सभी, और मुझे एल ए साइड में रख के बाकी सारा एक्सप्रेशन बताओ क्या होगा। माइक ऑन है, बता दो जरा। यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा, एफ बाय ए डेल्टा एल बाय एल, ये मेरे को एक तरफ रखना है सारा। एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वाई ए डेल्टा एल बाय में कितना हो जाएगा, एफ। क्लियर हो गया? अब मैं दोनों वायर्स के लिए लिख सकती हूँ ना, एल ए यहाँ लिख सकती हूँ, एल बी निकाल सकती हूँ। जो जो चीजें गिवन है देख लो। एल ए के लिए लिखते हैं, यंग्स मॉडुलस तो वाई ही लिया मैंने दोनों का। एरिया दोनों का आपके पास क्या है, अलग अलग है। तो एरिया ऑफ वायर ए बताओ कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है एरिया ऑफ वायर ए, पाई आर ए स्क्वायर। मान लीजिए उसका रेडियस आर ए है, क्योंकि आर ए और आर बी में रिलेशन है। एरिया ऑफ वायर बी पाई आर बी स्क्वायर, और आर बी किसके इक्वल दे रखा है, पाई 4 r a स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 16 π r a स्क्वायर। ये उठा के यहाँ रख लो, 16 π r a स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद डेल्टा एल ए वायर में कितना है, एक बार डेल्टा एल ही लिख लो। डेल्टा एल ए अलग अलग है, और आपके पास फोर्स है एफ। ठीक है, अब सेकंड के लिए लिखो वाई पाई आर ए स्क्वायर और डेल्टा एल बी बाय में एफ, क्योंकि फोर्स तो सेम लग रहा है। तो जो कट रहा है काटो जरा, वाई कट गया, ये कट गया, एफ से एफ कट गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। तो एल ए बाई एल बी कितना हो गया, ये हो जाएगा 16 डेल्टा एल ए बाय में डेल्टा एल बी। अब बताओ, वैसे जनरली तो हम मीटर्स वगैरह में कन्वर्ट करते हैं ना, यूनिट्स वगैरह जब हम चेक करते हैं, पर यहाँ पे क्योंकि डेल्टा एल ए बाई डेल्टा एल बी है तो डायमेंशन सेम है, तो यूनिट चेंज करने का जरूरत नहीं है। आप जो में लिखा है वो भी रख सकते हो डायरेक्ट। तो डेल्टा एल ए कितना है, 2 mm, और डेल्टा एल बी कितना है, 4 mm। तो ये कितना हो जाएगा,
बताओ कितना हो जाएगा। इसमें कुछ गड़बड़ हुई है बेटा। 8। नहीं, कुछ गड़बड़ है इसमें, क्या गड़बड़ है चेक करो जरा। एल निकाला हमने, एल होता है वाई ए डेल्टा एल बाई एफ। ठीक है, तो वाई ए डेल्टा एल ए बाई एफ, वाई ए डेल्टा एल बी बाई एफ। हम्म, तो पाई आर बी स्क्वायर किया तो हमने 16 पाई आर ए स्क्वायर आ गया, 16 डेल्टा एल ए, और इधर हो गया डेल्टा एल बी। कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हुई है चेक करो जरा। पाई आर ए स्क्वायर, हाँ जी देखो ये गड़बड़ हुई है ना। ये हुई है, देखो यहाँ गड़बड़ कर दिया हमने। ऊपर है लेंथ ए का एरिया, देखो दोबारा मेरे साथ साथ करो। एल ए कितना हो जाएगा, इसको चेक करके देख, इसको साथ साथ देखो करो। वाई एरिया ऑफ ए वायर कितना है, पाई आर ए स्क्वायर, मैंने यहाँ पे बी वायर का रख दिया था, पाई आर ए स्क्वायर, और डेल्टा एल ए का आएगा डिवाइडेड बाय में जो है एफ। सिमिलरली बी के लिए जब रखेंगे वाई 16 पाई आर ए स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और डेल्टा एल बी बाय एफ। इसको रखो, इसको काटो वगैरह सब करो सारा, पाई से पाई गया आर ए स्क्वायर, तो यहाँ पे नीचे 16 आएगा। ये गड़बड़ होगी थी थोड़ी सी। 16, ठीक है। अब रखो जरा डेल्टा एल ए और एल बी की वैल्यू। डेल्टा एल ए कितना है 2, डिवाइडेड बाय 16, डेल्टा एल बी कितना है 4, तो 2 वन जा 2, 2 जा, ये कितना हो जाएगा 32। अब इसको आप 1/x से कंपेयर करके x बताओ कितना है 32। हाँ जी, इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी प्रॉब्लम, वेरी गुड अर्शिल। कई बार कैलकुलेशन आपकी जो है सिंपल सी चीज है, जैसे आर ए में आर भी पुट कर दिया मैंने, ए वायर वाले में बी वाला पुट कर दिया, बस ऐसे ही क्वेश्चन गलत हो जाता है 5-5 नंबर के। तो अपना ध्यान से कैलकुलेशंस करनी है, नोटेशंस जो आप लिख रहे हो ना ए बी, ठीक है, या फिर आप लिख रहे हो कॉपर स्टील सी यू एस टी, वो ध्यान से लिखा करो। क्लियर है, आगे चलू। यस मैम। ओके, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बच्चे बताओ, अभी भी मैं रिपीट कर सकती हूँ। एनीबडी ऑफ यू, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन, ये अभी मैं आपको हिंट दूंगी, ये वाला जो क्वेश्चन है पीछे वाला वो आप घर से ट्राई करोगे। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, देखिए जेई 2021 में आया था। हाँ जी देखो, टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड रेडियस आर जॉइंड एंड टू एंड एंड लोडेड। ठीक है भाई, दो वायर्स हैं जिनका रेडियस सेम है, रेडियस सेम है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो गया। ठीक है, दे आर जॉइंड एंड टू एंड, दे आर जॉइंड एंड टू एंड एंड लोडेड, यानी कि इन पे कोई फोर्स लगाया गया है। द यंग मॉडुलर ऑफ द मटेरियल ऑफ टू वायर्स इज y1 एंड y2, यानी दोनों मटेरियल डिफरेंट है, इसका y1 है और इसका y2 है। द कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज अ सिंगल वायर, देन इट्स यंग्स मॉडुलस इज। जब आप इसको सिंगल वायर की तरह ट्रीट करोगे ना, तो यंग्स मॉडुलस जो है कैपिटल वाई, जैसे इन्होंने ऑप्शंस में दे रखा है, उसको कैपिटल वाई बोलना है, देख रहे हो आप, कैपिटल वाई। तो यानी कि जो फाइनल वायर आप लोगे उसका यंग्स मॉडुलस वाई होगा, उसका रिलेशन निकालना है इन y1 y2 से। ठीक है, अब आपके पास क्या है, इनकी सेम लेंथ बोला हुआ है इनिशियली, तो हम क्या कर सकते हैं कि जब एक वायर की तरह बिहेव कर रही है ना, जब उस पर कोई फोर्स लग रहा है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल जो उसके अंदर चेंज आ रहा है वायर की जो एक्सटेंशन, टोटल एक्सटेंशन, उसको क्या लिख सकते हैं, इसको एल इक्वलेंट लिख लीजिए जो टोटल है।
वो हो जाएगी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। अब जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही है, आपके पास यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ए डेल्टा एल एल। तो आप यहां से डेल्टा एल निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, एफ एल ए वाई। तो हम दोनों अलग अलग वायर्स इसके लिए एक बार लिखेंगे, ये फर्स्ट लिख लो, ये सेकंड लिख लो। तो डेल्टा L1 बताओ क्या हो जाएगा, फोर्स तो दोनों पे सेम लग रहा है, यानी फोर्स तो वही रहेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दोनों का सेम है। यंग्स मॉडुलस फर्स्ट वायर का y1 है और उसकी लेंथ जो है l है। प्लस में सेकंड केस में भी फोर्स सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। देखिए सेम ही है ना, ये दोनों सेम है क्योंकि एक वायर है पूरी। और डेल्टा L2 की जगह क्या हो जाएगा, सेम l है। यहां बताओ क्या लिखूं मैं, फोर्स तो आपके पास वही F है जो एक सिंगल वायर की तरह बिहेव कर रही है, फोर्स तो उस पर भी F ही लग रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। यंग्स मॉडुलस बोल रहे हैं कि y लीजिए भाई, टोटल वाला। ऑप्शंस देख के हमें समझ आ रहा है कि y है। लेंथ बताओ क्या लूं मैं, अगर आपको समझ में आ गया है तो लेंथ बताओ अर्शल, क्या लूं पूरी एक वायर के लिए, बताओ। फकीहा, रुचि, क्या लूं लेंथ, नुसरत, साक्षी, वंशिका बताओ बेटा, आप तो बोले ही नहीं पूरे क्लास में आज। ज्योति चौहान, वेरी गुड बेटा। लेंथ हम क्या लेंगे, 2l, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, पूरी वायर के लिए लिख रहे हैं यंग्स मॉडुलस वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसमें टोटल में एक्सटेंशन देख रहे हैं, तो लेंथ आप क्या लेंगे, 2l। तो आप काट के बताओ क्या सॉल्व कर सकते हो इसको, इजी। अब तो f बाई ए से f बाई ए गया, l से l भी गया, बचा क्या, 2/y इक्वल्स टू 1/y1 प्लस 1/y2। सॉल्व करके बताओ सभी बच्चे क्या ऑप्शन आएगा। हाँ जी एवरीबॉडी बताओ ऑप्शन क्या आएगा। एलसीएम लीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है, A B C D, बताओ सभी। ट्राई करो। वेरी गुड अर्शिल, आंसर इज बी, 2/y1 y2 प्लस y2। क्लियर है सबको, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन अब मैं आपको, लास्ट क्वेश्चन ट्राई करें एक, मैं आपको हिंट्स दूंगी, ठीक है, समझाऊंगी क्वेश्चन, आप कैलकुलेट खुद करोगे घर पे। वेरी गुड पंकज, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या है, इन्होंने बोला है 4 आइडेंटिकल, ये भी देखिए जेई में आया हुआ है 2021 में, ठीक है। तो 4 आइडेंटिकल होलो सिलेंड्रिकल कॉलम्स ऑफ माइल्ड स्टील सपोर्ट अ बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास 50 into 10⁻³ kg। ओके, तो इन्होंने बोला 4 सिलेंड्रिकल कॉलम्स हैं, होलो सिलेंड्रिकल कॉलम्स मतलब कि आपके पास सॉलिड सिलेंडर नहीं है, उसमें बीच में आपके पास जो है खाली जगह है, ऑफ माइल्ड स्टील, इस स्टील से बने हैं, सपोर्ट अ बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास, और एक स्ट्रक्चर है जिसका मास है 15 into 10⁻³ kg, उसको सपोर्ट कर रहा है। द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ ईच कॉलम आर 50 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ओके, assuming uniform local distribution calculate compression strain of each column। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक कोई बड़ा सा स्ट्रक्चर है ये, जिसका मास गिवन है आपको 50 इंटू में 10⁻³, ठीक है, और इसके नीचे आपके पास 4 सिलेंडर लगे हुए हैं, होलो सिलेंडर्स। ये 4 सिलेंडर जो एक जैसे हैं, एक मटेरियल के बने हैं, तो एक सिलेंडर मैं साइड में निकाल के दिखा रही हूँ कैसा है, इस तरीके का है बेटा ये सिलेंडर, ठीक है। तो इसमें दोनों रेडियस दे रखे हैं आपको, आपके पास एक रेडियस दे रखा है ये RB, ठीक है, और एक रेडियस दे रखा है आपको, जो छोटे वाला अंदर वाला सर्कल बन रहा है, देखिए ये वाला जो रेडियस है इतना, ये है आपके पास RA। तो आपके पास जनरली क्या होता, देखो जब आप स्ट्रेस निकालते थे तो क्या होता था कि यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स पर यूनिट एरिया लेते थे, ठीक है।
अब क्योंकि यहाँ कंप्रेशन स्ट्रेन है तो आप वही सेम बात है, फोर्स ऊपर से लगा रहे हो, जैसे आपके पास ऊपर फोर्स रखा है तो ये आपके पास फोर्स लगा रहा है इस एरिया पे, तो फोर्स पर यूनिट एरिया सेम फॉर्मूला रहता है, तो एरिया निकालते थे पाई आर स्क्वायर, जो भी इसका रेडियस गिवन होता था। पर यहाँ पे क्या है कि आपके पास होलो सिलेंड्रिकल कॉलम्स है, तो जो आप एरिया लोगे वो क्या लोगे, क्या ये कुछ होगा, पाई आर बी स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर, और आर बी और आर ए आपको दोनों दे रखे हैं, यानी एरिया आपको गिवन है। ठीक है, और आप ये देखिए कि आपको निकालना क्या, स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम, यानी एक कॉलम के ऊपर कितना स्ट्रेन है। आपको पता है यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय में स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन निकालना है आपको, वो कितना हो जाएगा, स्ट्रेस बाय में यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, इसके तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बच गया आपके पास स्ट्रेस, इसको खोल लेते हैं साइड में। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इस एक कॉलम के ऊपर बताओ कितना फोर्स लग रहा है, अर्शिल, पंकज, फकीहा, बताइए इस एक कॉलम के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, कैसे निकालूं, बताइए। माइक ऑन है बच्चे, आप मेरे को डायरेक्ट बोल के बता सकते हो, चैट में जाने की जरूरत नहीं है। फोर्स क्या लिखोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो वो आपके पास क्या चारों सिलेंडर पे नहीं है, वो जो पूरा स्ट्रक्चर रखा हो तो 4 सिलेंडर पे रखा है ना, मैं आपसे एक सिलेंडर की पूछ रही हूँ, समझ गए। तो फोर्स होता क्या है वैसे, mg से आप निकालोगे, पर वो चारों सिलेंडर पे है। दिस इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻³ इंटू में इन्होंने बोला 9.8 ले लीजिए, नहीं दिया होता तो मैं 10 करके सॉल्व कर देती, इजी रहता। अब ये क्या है कि यहाँ जब इसके लिए हम लोग स्ट्रेन निकाल रहे हैं तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है ऊपर से, और एरिया जो इसका है, एरिया तो हमने निकाल ही लिया, ये हो जाएगा। ठीक है, और फोर्स को डिवाइड, ये जो आप टोटल निकालोगे डिवाइड बाय 4 कर देना, वो आप पुट करोगे यहाँ पे, समझ गए। और एरिया ये पुट करोगे, ये वाला पाई आर बी स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर, और यंग्स मॉडुलस आपको 2 इंटू 10⁻11। कुछ भी क्वेश्चन में समझ में नहीं आया हो तो बताओ, कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो बताओ। इसका आंसर नोट डाउन करो, स्ट्रेन जो आएगा वो आएगा 2.6 इंटू 10⁻7। सारे बच्चे निकाल के देखना, अपना आंसर मैच करना इसके साथ, और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे कि मैच हुआ या नहीं हुआ। बस इतनी सी ध्यान रखनी है, जो आप एरिया ले रहे हो क्योंकि वो होलो सिलेंड्रिकल कॉलम्स हैं तो पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट नहीं है, जो बाहर वाला एरिया है उसमें से जो खाली है वो माइनस कर दिया आपने एक तरीके से, पाई आर बी स्क्वायर माइनस पाई आर ए स्क्वायर। और फोर्स जो लोगे वो mg डिवाइड बाय 4 लोगे, क्योंकि इन्होंने स्ट्रेन एक में पूछा हुआ है, एक कॉलम पे। समझ गए सभी बच्चों को, क्लियर हुआ। यस मैम। ठीक है, तो देखिए जेई के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं यंग्स मॉडुलस से, आपको थोड़ा आइडिया हुआ होगा। नीट के भी कराऊंगी मैं, इसके बाद हमारे पास 2 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और बचते हैं, उसके बाद या फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं 1-2 क्वेश्चन नीट के भी कराऊंगी, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें कैसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको, बताओ कुछ भी दिक्कत हो। हैंड राइटिंग सबको समझ में आती है ना मेरी, हाँ जी बेटा, हैंड राइटिंग समझ में आती है, बोल दो भाई। ओके ओके, ठीक है। और बताओ कोई भी प्रॉब्लम हो, देखो हमने अब शुरू से लेके अब तक का एक मैं आपको वो बता देती हूँ क्या क्या था। हमने सबसे पहले 3 स्ट्रेस पढ़े, 3 स्ट्रेन पढ़े, फिर हुक्स लॉ पढ़ा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व पढ़ा। ठीक है, कर्व के बाद हमने क्या पढ़ा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें सबसे पहला जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने पढ़ा है वो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। अब इसके बाद 2 और हैं, ठीक है, एक है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एक बल्क मॉडुलस, एक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो आपके पास 2 स्ट्रेस स्ट्रेन्स बच गए ना, उनसे आएंगे वो जो आपके पास 2 बच गए हैं टॉपिक। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आपके पास एक पॉइजन रेशियो टॉपिक है वो करेंगे,
और एक जब आप वायर को स्ट्रेच करते हो तो उसमें कितना वर्क डन होता है, उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है पर यूनिट वॉल्यूम। बस ये आपके टॉपिक्स बचे हैं इस यूनिट में, जो कि नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप पढ़ के आइएगा, मैं नोट्स अभी सेंड कर दूंगी। ठीक है, कल तक शायद आ जाएंगे, अगर आज नहीं आ पाए तो। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये इंपॉर्टेंट है, यंग्स मॉडलेस वगैरह, इस पे क्वेश्चन करा करो। ठीक है, ये आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आएंगे और सीबीएसई में भी आएंगे, सब में आएंगे, नीट है या आईआईटी है, सब में आएगा।